मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे चीन ताइवान के बीच तनाव और ताइवान को कब्जा करने के चीन के आक्रामक अभियान और साथ में चीन जापान के बीच तनाव। तो मित्रों, चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी दुनिया के मीडिया के सुर्खियों में है चीन को और जापान को, ताइवान और जापान को चीन ने जो धमकी दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज चीन समझता है कि ताइवान को कब्जा करने का सबसे अनुकूल समय है। इनके एक दो कारण मैं बताऊंगा। इसमें अमेरिका की, ट्रंप सरकार की दिशाहीन नीति। आज जापान और अमेरिका के बीच डिफेंस ट्रीटी 1951 में हुई थी, जिसके तहत जापान पे अगर कोई हमला करता है तो अमेरिका पे हमला माना जाएगा, और अमेरिका पे कोई हमला करता है तो जापान पे हमला माना जाएगा। इस ट्रीटी को ट्रंप अपने दिशाहीन नीति के तहत समाप्त करने चाहते हैं, और जापान की सुरक्षा को अपने लिए लायबिलिटी मानते हैं वो अमेरिकी सरकार। दूसरा, आप ताइवान के इतिहास में जाएं तो मानव सभ्यता का इतिहास ताइवान में पिछले 4000 साल से है, और ताइवान द्वीप में जापानी लोग और चीनी लोग समय समय में जाके बसे। लेकिन ताइवान में सबसे पहले चीनी आधिपत्य आया 1683 में। किंग डायनेस्टी जो चीन के थी, उसने सबसे पहले 1683 में ताइवान को अपने आधिपत्य में लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि 1895 में जापान और चीन के बीच जो युद्ध होता है, जिसमें चीन की हार होती है, और एक संधि के तहत चीन ताइवान को जापान को सौंप देता है, और ताइवान लगभग 50 साल जापान के आधिपत्य में रहता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की हार होती है और अमेरिका के सामने सरेंडर करता है जापान, तो ताइवान को जापान अमेरिका को सौंप देता है, और अमेरिका कुछ शर्तों के साथ उसको चीन के सरकार को सौंप देती है। लेकिन चीन में जब कम्युनिस्ट क्रांति होती है 1949 में, और मेनलैंड चाइना से तत्कालीन राष्ट्रपति चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार को ताइवान में शरण लेना पड़ता है, और चीनी राष्ट्र के रूप में पश्चिमी राष्ट्र और अमेरिका ताइवान को चीनी राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं, और मेनलैंड चाइना, जहां पे कम्युनिस्टों की सरकार रहती है, उसको मान्यता नहीं देती है। इस तरह देखेंगे तो चीन बहुत कम समय तक चीन ने ताइवान को अपने आधिपत्य में रखा। जैसे श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है, वहां भारत के शासन चोल के समय, कई राजाओं के समय में
श्रीलंका भारत के आधिपत्य में रहा है, खासकर चोल राजाओं के समय में। और चीनी दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका सब भारत के पार्ट होनी चाहिए। आप देखेंगे कम्युनिस्ट क्रांति 1949 के बाद चीन ने अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत इनर मंगोलिया, भीतरी मंगोलिया को 1949 में कब्जा किया। तिब्बत को एक अलग देश था, उसको कब्जा किया 1950 में। और सिंजियांग प्रांत, जिसमें उइगुर मुस्लिम लोग बहुमत में थे, उसको भी 1949 में कब्जा में लिया। लेकिन चीन की साम्राज्यवादी पॉलिसी देखिए, आज तिब्बत में चीनी मूल के हान जाति के लोगों की पॉपुलेशन है 60%। भीतरी मंगोलिया, जो मंगोलिया से कब्जा में लिया था चीन ने 1949 में, उसमें 80% चीनी मूल के हान जाति के लोग हो गए हैं। और सिंजियांग प्रांत में जैसे बताया, पहले उइगुर मुस्लिम लोग 80% थे, आज 40% हैं, 60% हान चाइनीज लोग हैं। तो चीनी साम्राज्यवादी नीति को आप देखेंगे तो क्या ताइवान को ताकत के बल पे चीन अपने कब्जे में ले सकता है? तो उसके इतिहास को देखेंगे तो ले सकता है, लेकिन ताइवान अभी अमेरिका के प्रोटेक्शन में है, अमेरिका के सुरक्षा छतरी के अधीन है। लेकिन अभी चीन समझता है कि ट्रंप के जो दिशाहीन नीति हैं और सुरक्षा के दायित्वों से, जापान की सुरक्षा हो चाहे चाइना की, ताइवान की सुरक्षा हो, अमेरिका जिस तरह मुंह मोड़ रहा है और G2 की बात कर रहा है आज अपने आर्थिक हितों के लिए, अमेरिका G2 मतलब चीन और अमेरिका की ग्रुप। तो चीन समझता है कि आज सुनहरा अवसर है, ताइवान को कब्जा कर लिए जाए, धमकी दे रहा है। अभी जापानी प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि अगर चीन ताइवान पे कब्जा करना चाहता है या कब्जा करने का प्रयास किया तो हमें ताइवान की सुरक्षा में आगे आनी चाहिए। इसके बाद एक चाइनीज डिप्लोमेट ने कहा कि हम जापानी प्रधानमंत्री के सर धड़ से अलग कर देंगे, और सीधा धमकी दिया है चीन ने कि ताइवान के सुरक्षा में अगर आया जापान या ताइवान के बारे में कुछ हस्तक्षेप करना चाहा जापान, तो जापान पे भी चीन हमला करेगा। और अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में है। और जिस तरह की दिशाहीन नीति है ट्रंप के, तो चीन सख्त कदम उठा सकता है ताइवान के खिलाफ और कब्जे में लेने का प्रयास कर सकता है। लेकिन चीन आज दुनिया के सबसे बड़े व्यावसायिक राष्ट्र है और चीन इस बात को समझता है कि अपने शक्ति के बल पे ताइवान पे कब्जा करना चाहा चीन, तो उसका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, एक्सपोर्ट है, वो बुरी तरह प्रभावित होगा और पश्चिमी राष्ट्र, अमेरिका, सब चीन पे प्रतिबंध लगा देंगे। और आज यूरोपीय राष्ट्रों और अमेरिका, कनाडा में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है चाइना की। तो ये बात तो तय है कि चीन भी कई बार सोचेगा ताइवान को अपने ताकत के बल पे कब्जा करने का। लेकिन चीन के इतिहास को देखेंगे, जैसे मैंने इनर मंगोलिया, सिंजियांग प्रांत और तिब्बत के बारे में बताया, जैसे 1962 में नग्न आक्रमण करके
भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर को मतलब लेह लद्दाख में कब्जा कर लिया, अरुणाचल प्रदेश में। तो चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चीन की साम्राज्यवादी नीति जिस तरह इतिहास में रही है, तो हमला कर सकता है। और जैसे मैंने बताया, ताइवान एक सीमित समय तक चीन के आधिपत्य में रहा है। किंग साम्राज्य जो था, शक्तिशाली था, उस समय ताइवान को अपने कब्जे में लिया था। और आज आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को सरेंडर नहीं करना पड़ता, तो आज एक ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री रहता। ये तो ताइवान के लिए वियोग रहा कि वो जापान द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हमला के बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के बाद जापान को अमेरिका के सामने समर्पण करना पड़ा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये चर्चा का विषय है कि चीन के अनुकूल है परिस्थिति, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति, और अमेरिका के दिशाहीन विदेश नीति, जिसके कारण दुनिया के मीडिया का मानना है कि ताइवान पे चीन हमला कर सकता है। और अभी जो मैं बताया, जापान और चीन के तनाव के कारण, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने चीन के कई क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था और वहां के लोगों को कई तरह से प्रताड़ित किया था। उनको एक मतलब स्लेव के रूप में चीनी लोगों को यूज करके और उनको स्लेवरी के रूप में प्रयोग करके द्वितीय विश्व युद्ध में कई लोगों के खिलाफ अत्याचार किया, कई लोगों का हत्या किया। तो जापान के खिलाफ रोष है चीन में, ये बात तय है। और चीनी राष्ट्रवाद अपने शिखर पे है। जापान के प्रति जो चीनी लोगों को घृणा है, और इतिहास में जापान ने चीन के खिलाफ जो अत्याचार किया है, तो शिखर पे है। तो आज चीन की जो साम्राज्यवादी इतिहास रहा है कम्युनिस्ट क्रांति के बाद खासकर, तो ताइवान के साथ साथ जापान के खिलाफ भी हमला कर सकता है। और चीन को एक प्रोत्साहन भी मिला है यूक्रेन और रूस वार से, कि जैसे रूस ने यूक्रेन पे हमला करके उसके लगभग क्रीमिया से लेके और 3 प्रांतों को कब्जा कर लिया, और ना अमेरिका कुछ कर पाया, ना पश्चिमी राष्ट्र कुछ कर पाए। और आज यूक्रेन और रूस के बीच और अमेरिका के बीच कोई भी समझौता होता है, तो आज नहीं लगता कि रूस जो कब्जा हुआ, कब्जे किए हुए राज्य हैं यूक्रेन के, उसको छोड़ेगा। और इसके बारे में, खासकर क्रीमिया के बारे में ट्रम्प भी बोल चुके हैं कि क्रीमिया के उम्मीद करना आप छोड़ दो। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और व्यापार की दृष्टि से, अगर चीन ताइवान पे हमला करता है तो चीन के व्यापार के लिए भी हानिकारक होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी एक हानिकारक की स्थिति होगी। और दोनों देशों में युद्ध होगा तो आज ताइवान भी बहुत सारे हथियारों से लैस है। लड़ाई बराबरी पे होगी, लेकिन चीन एक दूसरे नंबर की महाशक्ति है और ताइवान को कब्जा भी कर सकता है शक्ति के बल पे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। और चीन को भी अपने
जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आज एक महत्वपूर्ण भूमिका है और जो उसका एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे अधिक है, वो भी प्रभावित होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि चीन जैसे साम्राज्यवादी राष्ट्र अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने अनुकूल माहौल को देखते हुए ताइवान को कब्जा करने के लिए हमला कर सकता है, जापान पे भी हमला कर सकता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत हानिकारक होगी। देखिए अगले 7-10 दिन में क्या स्थिति निर्मित होती है। लेकिन चीन जो आज एक व्यावसायिक राष्ट्र है, हो सकता है अपना कदम पीछे हटा ले और चीन ये सोच रहा है कि अपने गीदड़ भभकी से ताइवान चीन के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन ताइवान सरेंडर करेगा नहीं, हमला उसको करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमला करके कब्जा करता है तो दुनिया के लिए दुर्भाग्य होगा। और चीन की जो सोच है, चीन जिस तरह की साम्राज्यवादी नीति को मानता है और दुनिया में जो कई स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने कब्जे में लिया, जैसे मैंने बताया सिंजियांग हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे इनर मंगोलिया हो, तो वैसे अगर सोचे तो श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबको भारत के भाग होनी चाहिए। आज 21वीं शताब्दी में ऐसे साम्राज्यवादी सोच होना ये दुनिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। और आज इसीलिए मैं सोचा कि ताइवान और चीन के जो टेंशन है उसके बारे में चर्चा करूं। तो मित्रों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।